आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग अपने पीछे वाले क्लास के टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं ताकि इस टॉपिक में हम उसको कनेक्ट कर पाएँ, है ना, और बेटर तरीके से समझा पाएँ और समझ भी पाएँ, है ना। चलिए जानते हैं। इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वेमार रिपब्लिक जो कि एक नेशनल असेंबली था, उनको उतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया वहाँ के खुद के लोगों के द्वारा, है ना, क्योंकि उनका मानना था कि जर्मनी जो बर्बाद हुआ, इतना सारा जो जर्मनी अपना धन संपत्ति खोया, वो वेमार रिपब्लिक की वजह से ही खोया, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना था। इसके बाद हमने कहा था कि जो भी वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट करता था उनको क्या कहा गया, याद कीजिए, क्या कहा गया उसके अपोजिशन के द्वारा? नवंबर क्रिमिनल्स कहा गया। क्यों नवंबर क्रिमिनल कहा गया था? क्योंकि वो ट्रीटी ऑफ वर्सेल जो था नवंबर में साइन हुआ था, है ना। चलिए, थोड़ा बहुत तो मतलब आपको आइडिया है ही इसके बारे में। चलिए, और आज हम लोग आगे पढ़ लेते हैं पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। मतलब ये कि जर्मनी में बेसिकली हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, है ना, पूरा एक यूरोप कंटिनेंट है हमारा, उसके बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, खास एक कंट्री के बारे में भी हमारा ध्यान इस टॉपिक में हमेशा रहेगा। वो कंट्री है हमारा जर्मनी, ठीक है ना, क्योंकि हम चैप्टर का नाम ही है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, और हिटलर बिलोंग करता था जर्मनी से। तो इस चैप्टर में पूरी तरीके से जो सबसे ज़्यादा किसी कंट्री पे फोकस किया गया है यूरोप के कंट्री में से, वो हमारा जर्मनी है, ठीक है। चलिए, तो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, पॉलिटिकल का मतलब आपको समझ में आता है राजनीतिक, है ना। रेडिकलिज्म का मतलब होता है, यदि शुद्ध हिंदी यदि देखा जाए इसका, तो इसका मतलब होता है सुधारवादी। क्या होता है? सुधारवादी। एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस। चलिए इसी के बारे में, अच्छा, इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब क्या? इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब हो गया थोड़ा सा आर्थिक संकट, है ना, पैसा का कमी, धन संपत्ति का कमी। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चले जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो ये जो टॉपिक आपका है ना, वो दो अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पहला तो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म और दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में, ठीक है। चलिए, दोनों को हम लोग एक एक करके खत्म करते हैं, और बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है, जानते हैं इसके बारे में क्या था। और इसमें मेनली हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद किस प्रकार का समस्या का सामना करना पड़ा किसको? जर्मनी को, है ना। जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ, देखिए। नो दैट, अच्छा यहाँ पे पहले ना आप एक बार वी कर लीजिएगा, वी, WE, वी नो दैट, वी नो दैट द वेमार रिपब्लिक वाज नॉट वेलकम्ड बाय इट्स ओन पीपल। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट देयर वेर अपोनेंट्स ऑफ द वेमार रिपब्लिक। ये तो हमको मालूम है पिछले कुछ क्लासों से कि वेमार रिपब्लिक को उसके ही लोगों ने वेलकम नहीं किया, यानी कि उनको रिसीव, मतलब कि उसको माना ही नहीं कि वेमार रिपब्लिक भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा माना ही नहीं, उनको उतना वैल्यू ही नहीं दिया। तो क्या दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि वेमार रिपब्लिक का अपोनेंट्स भी था, मतलब उसका विरोधी था? बिल्कुल था, वही विरोधी था ना जो उसको मान नहीं रहा था, बल्कि उसके सपोर्टर तो उसके साथ ही खड़े थे। तो कुछ ऐसे लोग थे जो कि वेमार रिपब्लिक को नहीं मान रहे थे। दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि वेमार रिपब्लिक का यहाँ पे अपोजिशन भी था, है ना। ये हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। दीज अपोनेंट्स, अब सुनिएगा ध्यान से, यहीं से हमारा ये मेन मुद्दा स्टार्ट होता है। दीज अपोनेंट्स ऑफ वेमार रिपब्लिक फॉर्म्ड अ लीग विच इज नॉन एज स्पार्टिस्ट लीग। जो वेमार रिपब्लिक के अपोजिशन थे, यानी कि जो उसके विरोध में बात करते थे, जो वेमार रिपब्लिक को नहीं मानते थे, उन सभी लोगों ने एक लीग बनाया। लीग का मतलब हो गया एक ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप का क्या नाम दिया गया? स्पार्टिस्ट लीग। याद रखिएगा, ये बहुत बार आपको आगे तक मिलता चलेगा ना, स्पार्टिस्ट लीग। लेटर स्पार्टिस्ट लीग इज नॉन एज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। बाद में यही स्पार्टिस्ट लीग जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी के नाम से जाने लगा, ठीक है। क्या जर्मन पार्लियामेंट को नहीं नहीं नहीं, वो अलग चीज है। जर्मन पार्लियामेंट को रिस्टैग कहते थे, वो तो पार्लियामेंट का अलग नाम है ना, रिस्टैग। यहाँ पे अपोनेंट्स का एक लीग बना, एक ग्रुप बना अपोनेंट्स में। उस अपोनेंट्स का नाम क्या रखा गया? स्पार्टिस्ट लीग। और स्पार्टिस्ट लीग क्या था? मेनली वेमार रिपब्लिक को जो पसंद नहीं करते थे ना, उन्हीं लोगों का ग्रुप था, ठीक है ना। नहीं 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 नहीं, कंफ्यूज हो गए आप लोग। मतलब देखिए, वही चीज़ है,
सुनिए आप एक बार पूरे ध्यान से, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ वही था। अच्छा ठीक है, जो वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे उनको कहा गया था नवंबर क्रिमिनल्स, किसके द्वारा? अपोजिशन के द्वारा, है ना। और बाद में जाके वही अपोजिशन क्या हो गए, सारे आपस में इकट्ठा हो गए, एक लीग उन्होंने बना लिया, यानी कि ग्रुप बना लिया, उसी ग्रुप का नाम पड़ गया क्या? स्पार्टिस्ट लीग। और बाद में यही स्पार्टिस्ट लीग क्या बनता है जर्मनी का? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी क्या था? एक पार्टी का नाम था, जो कि स्पार्टिस्ट लीग ही बाद में जाके बन गया था, ठीक ना, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ से आपने ये जान लिया कि वेमार रिपब्लिक का अपोजिशन जो था उनका एक लीग बना, उस लीग का नाम क्या पड़ा? स्पार्टिस्ट लीग। और यही लीग जाके बाद में क्या बन गया जर्मनी का? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी के नाम से जाना जाने लगा। आगे बढ़ते हैं फिर। इन रसिया, यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट दिया गया है, बस एक लाइन में, है ना। अब उसमें क्या था, अभी तो हम लोग पढ़े नहीं है रशियन रेवोल्यूशन, लेकिन जान लेते हैं क्या था। देखिए ध्यान से। इन रसिया द बोल्शेविक पार्टी वांटेड टू रिमूव द किंग एंड वांटेड टू फॉर्म इट्स ओन रूल। देखिए, जब हम लोग रशियन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे ना, रशियन रेवोल्यूशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि रसिया में एक बोल्शेविक पार्टी था। पार्टी का नाम क्या था? बोल्शेविक पार्टी। वो बोल्शेविक पार्टी वाले लोग क्या चाहते थे? रसिया के राजा को हटाओ यहाँ से और अपना रूल यहाँ पे खुद इस्टेब्लिश करो, ठीक है। ये बस थोड़ा सा आपको चैप्टर नंबर 2 से मिल गया है, लेकिन इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस ये समझ लीजिए कि रशियन रेवोल्यूशन में जब हम लोग पढ़ेंगे बाद में, इसके बाद ही पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ पे एक बोल्शेविक पार्टी था रसिया में। वो क्या चाहता था कि यहाँ के राजा को हटाओ और अपना रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश करो, ठीक ना। अब क्या हुआ, देखिए ध्यान से। In the same way, this fascist league wanted to remove the Weimar Republic and wanted to establish a system on the pattern of the Bolshevik revolution in Russia. इसी प्रकार से, जिस प्रकार से बोल्शेविक पार्टी चाहता था रसिया में अपने राजा को हटाओ और अपना पार्टी यहाँ पे, यानी कि अपना रूल खुद बनाओ, उसी तरीके से जर्मनी में भी स्पार्टिस्ट लीग क्या चाहता था? वेमार रिपब्लिक को यहाँ से हटाओ और अपना रूल यहाँ पे खुद इस्टेब्लिश करो, ये लोग चाहते थे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। बस यहीं तक था रशियन रेवोल्यूशन का टॉपिक, यहीं तक था बस। उसके अलावा सब चीज़ आपको इसी का मिलेगा। टू रिमूव द वेमार रिपब्लिक, द सपोर्टर ऑफ द स्पार्टिस्ट लीग स्टार्टेड टू फॉर्म सोवियत। सोवियत का मतलब होता है ग्रुप, आप कह लीजिए, ऑफ वर्कर्स, सेलर्स एटसेट्रा। अब पूरी तरीके से स्पार्टिस्ट लीग वाले लोगों ने, यानी कि वेमार रिपब्लिक के अपोजिशन वाले लोगों ने मन बना लिया था कि वेमार रिपब्लिक को यहाँ से खदेड़ के हटा देना है, हटा देना है, पूरा मन उन्होंने बना लिया था। अब जब पूरा मन उन्होंने बना लिया तो अलग अलग लोगों का, अलग अलग टाइप के लोगों का वो क्या करने लगे? ग्रुप बनाने लगे। क्योंकि देखो, स्पार्टिस्ट लीग के अकेले का बस का बात नहीं था कि वो वेमार रिपब्लिक को हटा दे, तो वो क्या करने लगा? लोगों के बीच में गया, लोगों को समझाया कि भाई देखो, जो भी जर्मनी का हार हुआ ना, जो भी जर्मनी ने अपना धन संपत्ति खोया ट्रीटी ऑफ वर्सेल के द्वारा, वो वेमार रिपब्लिक के द्वारा ही खोया गया है। जिम्मेदार कौन है? वेमार रिपब्लिक है। ऐसा कहने लगा स्पार्टिस्ट लीग सभी लोगों को। तो सभी लोगों को लगा कि सही बात है यार, हमारा देश भी नीचे जा रहा है, तो क्यों ना वेमार रिपब्लिक को हटाया जाए और एक नया सिस्टम यहाँ पे लाया जाए। तो यहाँ पे सोवियत बनने लगा, यानी कि अलग अलग लोगों का ग्रुप बनने लगा। जैसे वर्कर्स का ग्रुप अलग बनने लगा, सेलर्स मतलब समझते हैं, नौसेना, जो नौसेना में काम करते हैं, है ना, नेवी ये सब होते हैं वो लोग, वो उन सभी के लोगों का आपस में ग्रुप बनने लगा, केवल और केवल वेमार रिपब्लिक को जर्मनी से हटाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू डिफेंड, अब देखो भाई, आप वेमार रिपब्लिक के खिलाफ प्लान बना रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, तो क्या वेमार रिपब्लिक चुप रहेगा? नहीं, वो भी जब बदले में कुछ ना कुछ करेगा, है ना। टू डिफेंड, बचने के लिए वेमार रिपब्लिक ने क्या किया? द वेमार रिपब्लिक मीट इन वेमार। वेमार रिपब्लिक कहाँ पे मिला? वेमार में मिला। और हमने कहा था वेमार क्या एक जगह है ना, इसलिए तो उसका नाम पड़ा था वेमार रिपब्लिक, ठीक ना। तो वो वेमार रिपब्लिक के सारे लोग, उसके सारे सपोर्टर आपस में कहाँ पे मिले? वेमार में मिले। दे प्लान हाउ टू क्रश दिस स्पार्टिस्ट लीग, और उन्होंने भी प्लान बनाया कि किस प्रकार से स्पार्टिस्ट लीग को खत्म किया जाए। यानी कि दोनों एक दूसरे के ना पूरी तरीके से कट्टर विरोधी बन गए थे। स्पार्टिस्ट लीग वाला चाहता था वेमार रिपब्लिक को हटाया जाए, और वेमार रिपब्लिक वाला चाहता था स्पार्टिस्ट लीग को हटाया जाए। दोनों एकदम आगे बढ़ रहे थे, दोनों एक दूसरे का कट्टर दुश्मन बन चुका था। आगे क्या हुआ? टू क्रश द स्पार्टिस्ट लीग, वेमार रिपब्लिक टेक हेल्प फ्रॉम वेटरन्स।
ऑर्गेनाइजेशन। वेटरन्स कौन होते हैं बताएंगे अभी। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ ग्रुप ऑफ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड फ्री कॉर्प्स। अब देखिए अभी फिलहाल जर्मनी में किसका शासन है बताइए? वेमार रिपब्लिक का है। नहीं मैं अभी नहीं, मतलब जिस समय का हम लोग पढ़ रहे हैं उस समय पे किसका शासन है वहाँ पे? वेमार रिपब्लिक का है। लेकिन उसको हटाने के लिए कौन लगा हुआ है? स्पार्टिस्ट लीग लगा हुआ है। तो यहाँ पे वेमार रिपब्लिक ना थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने लगा बेचारा। उनको लग रहा था कि हम स्पार्टिस्ट लीग के खिलाफ नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि ये ना पूरी तरीके से जर्मनी के लोगों को अपने कब्जे में यानी कि अपने साथ में ले लिया है और हमारे खिलाफ आंदोलन कर रहा है। तो यहाँ पे स्पार्टिस्ट लीग से लड़ने के लिए वेमार रिपब्लिक ने सपोर्ट लिया किसका? वेटरन्स का। अब ये वेटरन्स थे कौन? देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। जो भी आर्मी ऑफिसर थे जो कि रिटायर हो चुके थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जो भी आर्मी ऑफिसर बचे हुए होंगे जिंदा, हालांकि जर्मनी तो वार हार ही गया था है ना, फिर भी जो बचे खुचे होंगे। देखो ऐसा कोई युद्ध नहीं है जहाँ पे कि सारे लोग मारे जाते हैं, नहीं, कुछ लोग मारे गए, लगा कि अब नहीं टिक पाएंगे तो जाके वो सरेंडर कर लेते हैं, हार मान लेते हैं ना। कुछ सैनिकों का जान तो बच ही जाता है। तो जो जर्मनी में कुछ सैनिक हमारे बच्चे खुचे थे जो रिटायर्ड थे, उनको कहा वेमार रिपब्लिक वालों ने कि भाई देखिए हमारे खिलाफ जो है ना स्पार्टिस्ट लीग वाला प्लान कर रहा है, तो हमारा आप साथ दीजिए। अच्छा एक बात बताओ ज़रा यहाँ पे कि वेमार रिपब्लिक वाला रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के पास ही क्यों गया मदद मांगने के लिए? किसी और के पास भी जा सकता था। इसलिए गया क्योंकि इनके पास पूरा तरीका है लड़ने का। आर्मी यदि कोई है तो उसको मालूम है ना कैसे लड़ना है कैसे नहीं लड़ना है, तो सारा तरीका उनके पास। देखो आर्मी ऑफिसर भी रिटायर्ड हुआ है लेकिन भूला तो नहीं है ना, अपना तजुर्बा उसके पास सब कुछ है। इसीलिए उनके पास गया था कि हमारा आप मदद कीजिए स्पार्टिस्ट लीग से लड़ने के लिए। तो उन्होंने मदद किया भी है ना। और उसी वेटरन ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा गया है? फ्री कॉर्प्स कहा गया। फ्री कॉर्प्स का मतलब हो गया आज़ाद पुलिस। यहाँ पे पुलिस मत कीजिए, यहाँ पे पुलिस मत कहिए, यहाँ पे आर्मी कह लीजिए है ना। आज़ाद क्यों कहा गया? आज़ाद यानी कि फ्री कॉर्प्स क्यों कहा गया वेटरन्स को? क्योंकि वो अभी फिलहाल किसी भी पोस्ट पे नहीं है, पूरी तरीके से वो रिटायर्ड है। हाँ वेटरन का मतलब हो सकता है रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर आप कह लीजिए, ठीक है। तो उनसे मदद मांगने के लिए हमारा वेमार रिपब्लिक वाला चला गया। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ? हाँ यहाँ तक हो गया। द वेमार रिपब्लिक एंड द स्पार्टिस्ट लीग बिकेम द एनिमीज ऑफ ईच अदर एंड दिस एडवांटेज हिटलर। बस यहीं से हमारा एंट्री होता है जर्मनी में, किसका? हिटलर का। अब समझिए ध्यान से, जो फिलहाल रूल कर रहा था जर्मनी को वो था हमारा वेमार रिपब्लिक। जो पीछे से उसको बार बार धक्का दे रहा था, बार बार उसको क्रिटिसाइज कर रहा था, जो घटिया घटिया प्लान बना रहा था वो था हमारा स्पार्टिस्ट लीग। दोनों के बीच में बहुत बार नोक झोंक हुआ, दोनों एक दूसरे का कट्टर दुश्मन बन गया। अब यहाँ पे फायदा उठाया किसने? जर्मनी ने, सॉरी ये हिटलर ने। हिटलर को लगा ना कि जर्मनी को ये सब चला नहीं पा रहा है बढ़िया से। हिटलर जर्मनी में था नहीं, ये अभी अपना अलग है, ये आर्मी का था वो ऑफिसर। हाँ आर्मी का ऑफिसर था कौन? हिटलर। समझ रहे हैं? हिटलर इसीलिए बाद में बनता है डिक्टेटर बनता है। हिटलर ना पहले मतलब जब हिटलर वो इतना खूंखार नहीं था जो कि आज हम लोग जानते हैं, उससे पहले ना वो छोटा सा मतलब कि मिलिट्री में छोटा सा ऑफिसर था, वो छोटा सा ऑफिसर था। क्लास 9th में देखिए हिटलर के बारे में आपको हर चीज़ नहीं बताया जाएगा इतना, मतलब कि क्लास 9th में आपको, क्लास 10 तक आपको हर चीज़ नहीं बताया जाता है, क्योंकि समझा जाता है कि आप अभी फ़िलहाल अंडर 18 है। जैसे क्लास 10 तक आप आइए, आपको पॉलिटिक्स के बारे में उतना नहीं बताया जाएगा खुल के। क्यों नहीं बताया जाता है? क्योंकि समझा जाता है कि आप अभी फ़िलहाल 18 अंडर है, 18 प्लस। 11 12 में फिर आपको एकदम खुल क्या, हाँ ले सब्जेक्ट नहीं लेंगे वो अलग बात है, लेकिन आप भी समझा जाता है फिलहाल 10 तक आपको कि आप अंडर 18 है। आपको कहा जाता है कि आप राजनीतिक तौर पे उतना मत पढ़िए उन सब चीज़ों के बारे में, है ना। आप चुपचाप जो कहा गया किताब में उसको पढ़िए। लेकिन 11-12 में आप आइए, ग्रेजुएशन में आइए, आपको खुल के पढ़ाएगा हर चीज़, क्योंकि खुद समझता है एनसीईआरटी कि आप उस समय पे 18 प्लस हो चुके होंगे। समझ रहे बात को? तो हर चीज़ आपको खुल के नहीं बताया जाएगा। जैसे कहीं भी आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा कि हिटलर पहले एक छोटा सा आर्मी ऑफिसर था, कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में है, ये सही बात है, ठीक ना। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्पार्टिस्ट लीग और वेमार रिपब्लिक दोनों एक दूसरे का कट्टर दुश्मन बन गया।
है ना। बाद में क्या रिजल्ट निकला ये भी नहीं बताया गया आपके बुक में, लेकिन हाँ इन्हीं दोनों के लड़ाई का फायदा किसने उठा लिया, हिटलर ने उठा लिया। उनको लगा हिटलर को कि ये दोनों से जर्मनी चलने वाला नहीं है, दोनों एक दूसरे को मारने के ऊपर तुले हुए हैं, तो क्यों ना इसका फायदा उठा लिया जाए। और यहीं से एंट्री होता है किसका, हिटलर का, है ना। हाँ बिल्कुल समझे बात को। चलिए तो यहाँ से हमारा हिटलर का एंट्री होता है, लेकिन कुछ दूर तक हम लोग और पढ़ेंगे जहाँ पे हिटलर का नाम दोबारा नहीं आएगा। लेकिन आज के क्लास के बाद एक आपका टॉपिक है ना, याद कीजिए क्या टॉपिक है, थोड़ा सा देख लीजिए आप। टॉपिक का नाम है आपका 2 वाला, हिटलर्स राइज टू पावर। उसमें जो हम लोग पढ़ेंगे हिटलर के बारे में, आप समझिएगा कि हिटलर का एंट्री जर्मनी में कहाँ से हुआ, इन्हीं दोनों लड़ाई के बीच में हुआ, ठीक है ना। इसको आप वहाँ पे कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पे आपको फिलहाल थोड़ा सा बता दिया गया कि इन्हीं दोनों का फायदा उठा लिया किसने, हिटलर ने फायदा उठा लिया। हाँ थोड़ा बहुत उसमें बताएगा, लेकिन खुल के फिर भी नहीं बताएगा आपको, ठीक है ना। चलिए तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा दुश्मनी बढ़ने लगा, क्या रिजल्ट निकला ये तो आपके बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी जो है इन दोनों के झगड़ा का फायदा उठा लिया किसने, हिटलर ने। बीच में आ गया हिटलर, उन्होंने कहा दिया कि तुम दोनों हटो, अब हम संभालेंगे जर्मनी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खैर यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इस टॉपिक का नाम क्या था, याद कीजिए, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म के बारे में अपने पढ़ लिया, यहीं तक था हमारा वो टॉपिक। अब हमारा टॉपिक आता है इकोनॉमिक क्राइसिस का। किस प्रकार से जर्मनी में पैसों की कमी हुई, है ना। जर्मनी के साथ साथ हम लोग यूरोप के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं क्या हुआ। देयर वाज इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी 1923। जर्मनी में 1923 में पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि पैसों की कमी हो गई थी, पूरी तरीके से एकदम, है ना। उसका सिस्टम पूरा चरमरा गया था। देखो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कभी भी लाइफ में किसी भी चीज़ों के बारे में पढ़ना, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, जिस भी कंट्री का इकोनॉमी अच्छा है वो कंट्री बहुत पावरफुल होगा। समझ रहे बात को। जिसके पास हाँ अमेरिका का इकोनॉमी बहुत अच्छा है, उनके पास पैसा बहुत है, तो देखो आज पूरा सुपर पावर बना हुआ है वो। तो हमेशा याद रखना ये फॉर्मूला कि जिस भी कंट्री का या फिर जिस भी कंटिनेंट का इकोनॉमी बहुत तगड़ा रहेगा, उसके पास धन संपत्ति का कोई कमी नहीं रहेगा, वो बहुत पावरफुल होगा। जैसे चाइना देखो, किस चीज़ का कमी है उसके पास, आज किसी चीज़ का कमी नहीं है उसके पास, सुपर पावर है ये सब में है ना। लेकिन फिर भी अभी ऊपर में कौन बैठा हुआ है, अमेरिका। बहुत पैसा उसके पास है, बहुत पैसा उसके पास। वर्ल्ड बैंक जानते हैं आप, वर्ल्ड बैंक अमेरिका के पास। सोचो वर्ल्ड बैंक एक ऐसा बैंक है, यदि आपको अपने कंट्री को चलाने के लिए लोन चाहिए ना, तो वहाँ से आप लोन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पर्सनली लोन जाके लेंगे, वर्ल्ड बैंक जी हमको देखिए 1-2 करोड़ का ज़रूरत है, आप हमको दे दीजिए। वो किसी खास इंसान को नहीं देता है, वो कंट्री को देता है चलाने के लिए, है ना। वर्ल्ड बैंक उसके पास है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। खैर तो 1923 में जर्मनी में क्या आ चुका था, इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका था, यानी कि उसका पैसा धीरे धीरे बहुत ही कंगाल हो रहा था, वो ख़त्म हो रहा था। आगे, जर्मनी वाज वेरी पावरफुल इन बोथ रिसोर्सेस एज वेल एज फाइनेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए ध्यान से, अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस समय पर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस समय पर जर्मनी जो है ना बहुत पावरफुल था। दो चीज़ों के मामले में बहुत पावरफुल था, हद से ज़्यादा पावरफुल था। पहला रिसोर्स के मामले में, रिसोर्स में वही हो गया हमारा आयरन, स्टील, कोयला, ये सब हो गया हमारा, मिनरल्स हो गया उसके मामले में। दूसरा पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा अमीर था, ठीक ना। लेकिन हालत उसका बहुत ख़राब हुआ वर्ल्ड वार के बाद। क्या हालत हुआ, जैसा हालत आपने पहला पढ़ा ट्रीटी ऑफ वर्सेल में, कितना धन संपत्ति उनका छीन लिया गया। अभी और पढ़ेंगे आप, हाँ अभी और पढ़ेंगे आप उसके बारे में, और लूटा गया इसको देखा जाए। बट जर्मनी वॉज नॉट एबल टू फाइट वॉर ऑन इट्स ओन रिसोर्स एंड फाइनेंस। लेकिन इसके पास इतना धन संपत्ति होने के बावजूद भी ये इतना सक्षम नहीं था कि वर्ल्ड वॉर पूरा का पूरा अपने पैसों के दम पे लड़ सके। क्योंकि हमने कहा था कि वर्ल्ड वॉर होता है ना, वो आप लाख करोड़ रुपए के दम पे नहीं लड़ सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। तो जर्मनी के पास तो पहले से पैसा बहुत था, है ना, लेकिन इसके पास इतना पैसा फिर भी कम पड़ गया वॉर को लड़ने के लिए। सोचो, समझ रहे हैं वॉर में कितना पैसा खर्च होता है ना। तो इसके पास रिसोर्स था, पैसा था, हर कुछ था इसके पास, लेकिन फिर भी ये अपने पैसों के दम पर वॉर
नहीं लड़ सकता था, फिर भी इसको पैसे का ज़रूरत पड़ रहा था। आगे बढ़ते हैं फिर। सो जर्मनी टेक्स वॉर लोन्स फ्रॉम अनदर कंट्री एंड हैड टू पे वॉर लोन्स इन गोल्ड। तो जर्मनी ने क्या किया, वो लड़ाई को लड़ने के लिए अलग अलग कंट्री से वॉर लोन लिया, यानी कि भाई देखो वर्ल्ड वॉर छिड़ गया है यार, थोड़ा सा पैसा दे दो हमको, है ना। तो वो पैसा लिया अलग अलग कंट्री से, और बाद में उसको किस रूप में चुकाना पड़ा वो पैसा? गोल्ड के रूप में, सोने के रूप में चुकाना पड़ा, है ना। क्योंकि देखो उसके पास पैसा था नहीं, क्या बच गया फिर उसके पास? अपना रिसोर्स बचा। रिसोर्स में सबसे पावरफुल कौन होता है पैसे के मामले में? सोना। तो उसको सोने देकर अपना लोन चुकाना पड़ा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द गोल्ड रिजर्व्स ऑफ जर्मनी वाज डिक्लाइंड। तो जितना भी जर्मनी के पास सोना था, है ना, गोल्ड जो भी उसके पास गोल्ड का खदान था, पूरी तरीके से वो उसका खाली हो गया वॉर लोन को चुकाने में। In 1923, Germany refused to pay the war loans due to this. France occupied its leading industrial area, Ruhr. Basically, Ruhr was famous for coal. अब देखिए ध्यान से, आपने पढ़ा ट्रीटी ऑफ वर्सेल में कि बहुत सारा जो अलाइज पावर था उसका क्या कर लिया, धन संपत्ति ले लिया था, है ना। पहला बात तो उसको वहीं पे पूरी तरीके से एकदम निचोड़ लिया। दूसरी बात, वो वॉर लोन ले रखा था अलग अलग कंट्री से, तो वॉर लोन अपना गोल्ड दे के चुका दिया, है ना। पूरी तरीके से उसका जो सोना का खदान था पूरी तरीके से वो खाली हो गया। अब बेचारे के पास कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी बचा ही नहीं। लेकिन वॉर का लोन तो चुकाना था ना, सोना उसके पास जितना था वो दे दिया, फिर भी वो अपना पूरा तरीके से लोन नहीं चुका पाया। लेकिन लोन तो भाई लेगा, यदि आपको कोई पैसा दिया है तो लेगा ना, पैसा लेगा वो। तो अब इससे हुआ क्या, 1923 में जर्मनी का पूरी तरीके से पैसा कौड़ी जो भी था इसका पूरी तरीके से वो ख़त्म हो चुका था। अब भाई इसके पास पैसा है ही नहीं, सोना है ही नहीं, तो ये देगा क्या, है ना। तो ये 1923 में क्या कर दिया, वॉर लोन देने से मना कर दिया, हाथ खड़ा कर दिया, भाई मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है, अब हम आपको क्या दें, है ना। अब इससे हुआ क्या, लेकिन इससे हुआ क्या, ड्यू टू दिस फ्रांस ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूर। लेकिन अभी भी जर्मनी के पास एक और इंडस्ट्रियल एरिया था, रूर। रूड भी एक जगह है जर्मनी का, रूड उसके पास था, उसके अंडर में था, जर्मनी के अंडर में था। तो फ्रांस ने क्या कर लिया, रूड को भी कब्जा कर लिया। और रूड बेसिकली उस समय पे फेमस किस के लिए था, कोल के लिए, कोयले के लिए, है ना। जर्मनी अपना लोन नहीं चुका पाया जर्मनी लोन अपना, समझ गए। इसीलिए फ्रांस जो है, फ्रांस का लिया होगा लोन वो, तो फ्रांस ने बदले में क्या कर लिया, कहा कि ठीक है तो मेरा लोन नहीं चुका पा रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अपना रोड वाला एरिया हमको गोल वाला दे दो। तो उसको देना पड़ा भाई, मजबूर है, देना पड़ा, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, आगे क्या लिखा हुआ है, कहाँ तक पढ़ लिया हम लोग, हाँ यहाँ तक हो गया। आगे, द रिसोर्स एंड फाइनेंस ऑफ जर्मनी वाज कम्प्लीटली एम्प्टी। सोचो पूरी तरीके से जो मतलब हो सकता था ना जर्मनी को निचोड़ने का काम, बगल बगल वाले कंट्री ने उसको निचोड़ लिया, हर तरीके से उसको निचोड़ा। मतलब जितना ज़्यादा इंसान को दर्द तकलीफ मिल सकता है ना उतना उसको मिला। और ये सारा का सारा क्यों हुआ, उसके लालच की वजह से हुआ। ना वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ने से पहले लालच पालता अपने दिल के अंदर, ना वो हमने बताया था ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेनली जर्मनी के लालच की वजह से हुआ था। वो बहुत पावरफुल था लेकिन और ज़्यादा रिसोर्स को वो कब्जा करना चाहता था, है ना, अलग अलग टेरिटरी को हासिल करना चाहता था बेचारा, लेकिन फेल हो गया, हार गया। जिसका वो सपना था लूटने का, ये खुद लुटा गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हालांकि देखिए बहुत सारे कारण हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के, ठीक ना, फर्स्ट वर्ल्ड होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उन सभी कारणों में से एक कारण हमारा ये भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पूरी तरीके से यहाँ पे जर्मनी का जो रिसोर्स था, जो फाइनेंस था, पूरी तरीके से खत्म हो गया, पैसा कौड़ी रिसोर्स हर कुछ इसका खत्म हो गया। नाउ जर्मनी स्टार्टेड प्रिंटिंग पेपर करेंसी। अब यहाँ पे जर्मनी को क्या लगा कि मेरे पास कुछ बचा नहीं, लेकिन देश चलेगा कैसे, तो इन्होंने क्या कर लिया, अपने करेंसी को छापना शुरू कर दिया, यानी कि अपने ही यहाँ पे मशीन बैठा के और अपना करेंसी वो बार बार छापना स्टार्ट कर दिया। अब आपको लग रहा होगा कि सर अब जब इसके पास मशीन आ ही गया है तो इसको किसी प्रकार का समस्या का सामना अब नहीं करना पड़ेगा, है ना। लेकिन समस्या का सामना इसको फिर भी करना पड़ा। कैसे, देखो यहाँ पे ध्यान से। जर्मनी प्रिंटेड टू मच पेपर करेंसी, ड्यू टू दिस द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क फेल। ये जर्मन मार्क क्या है, उस समय पे जर्मनी का करेंसी हुआ करता था, है ना, जैसे हमारा रूपी है ना, रूपी, उसी प्रकार से जर्मनी का मार्क हुआ करता था, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, सुनना ध्यान से मेरे बात को, ये चीज़ समझ गए ना तो समझ में आ जाएगा। जर्मनी क्या किया, सब चीज़ खो चुका था अपना, वो बेचारा एकदम पूरा लूट से गया था वो।
मशीन से अपने कंट्री में ही अपने मार्क जो उसका करेंसी था वो छापना स्टार्ट कर दिया। हाँ, मार्क करेंसी का नाम था जर्मनी का उस समय पे, ठीक ना। अभी शायद मेरे हिसाब से पाउंड की क्या है, पाउंड है ना, हाँ अभी पाउंड है। चलिए, तो वो करेंसी छापना स्टार्ट कर दिया, लेकिन करेंसी इतना ज़्यादा वो छापा ना, इतना ज़्यादा वो छापा कि हर किसी का घर जो था ना, पूरे तरीके से कह सकते हो कोठी एकदम नोटों से भरने लगा। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा वो करेंसी छाप दिया। अब लेकिन फिर भी आपको लग रहा होगा कि सर अच्छा बात है करेंसी छाप रहा है तो, है ना, अच्छा बात है करेंसी छाप रहा है तो देश अमीर होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा मतलब खराबी है किसी भी कंट्री के लिए। उस कंट्री में करेंसी उतना ही होना चाहिए जितना कि ज़रूरत है। अभी आपको समझ में आएगा क्यों, देखिए ध्यान से। अब समझिए इस चीज़ को ध्यान से। पेपर करेंसी जब वो छापने लगा, मार्क को जब वो अपना छापने लगा, तो हुआ क्या ना, उसके करेंसी का वैल्यू नीचे गिरने लगा। वैल्यू इसलिए नीचे गिरने लगा कि जैसे मान लीजिए कोई इंसान पहले था, कोई इंसान था जो कि पहले 10 रुपये लेके जाता था और ब्रेड खरीद के लेके आ जाता था। मान लीजिए सपोज एग्जांपल दे रहे हैं हम, 10 रुपये लेके गया और अब ब्रेड खरीद के लेके आ गया। लेकिन अब क्या हो गया, करेंसी बहुत ज़्यादा हो गया, हर किसी के इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत अमीर अमीर पैसा है, मतलब बहुत अमीर हो गया सब लोग, सभी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। तो क्या अभी भी जब वो 10 रुपये लेके जाएगा तो क्या अभी भी उसको मिलेगा ब्रेड 10 रुपये में? नहीं, अब दुकान वाले का मनमानी चालू होगा, कहेगा कि अब हम 10 रुपये में ब्रेड नहीं देंगे, अब पैसा ज़्यादा लाओ क्योंकि पैसा तुम्हारे पास ज़्यादा है ना। तो अब यहाँ पे ये हुआ कि लोग जो है ना बोरा का बोरा भर भर के खरीदने के लिए जाता था। सोचो, हर हर कुछ बताएगा आपको, समझ रहे हैं, जो चीज़ इसमें वही बताएगा ना, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे आप ये समझ रहे हैं कि करेंसी का वैल्यू गिर गया था। जैसे सोचिए, आप पहले 10 रुपये लेके गए, आपको ब्रेड मिल गया, लेकिन अब बोरा लेके आप गए भर के, फिर भी एक ब्रेड का पूरा पैकेट मिलेगा। सोचो ये हालत है उसमें, कोई फायदा ही नहीं है। तो जो सोचो, अब जब पहले आपको 10 रुपये में मिलता था आपको ब्रेड, अब आपको झोला भर के लेके जाना पड़ रहा है, तो क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि करेंसी का वैल्यू नीचे गिरा? कोई इज्जत ही नहीं है उस समय पे करेंसी का, समझ रहे बात को। अब इससे हुआ क्या, देखिए ध्यान से। तो एकदम बोरा का बोरा, एकदम बैग का बैग लोग भर के जा रहे हैं करेंसी को लेकर, और एक ब्रेड का पैकेट बस खरीद के लेके आ रहे हैं। सोचो, है ना। इसके आगे और क्या रिजल्ट निकला देखते हैं। इन अप्रैल, सुनना ध्यान से, इन अप्रैल $1 वाज इक्वल टू 24,000 मार्क्स। सोचो, यानी कि जर्मनी वाले लोग जो है ना, जर्मनी का 24,000 मार्क यूएस का $1 के बराबर था। सोचो, यानी कि ऐसे यदि आज हम लोग देखें तो आज हम लोग यदि 75 या 76 रुपया देते हैं तब जाके हमको $1 मिलता है ना। 75 या 76 रुपीज़ हम लोग देते हैं तब जाके हमको $1 मिलता है। कितना? हाँ, 75 76 आगे बढ़ते रहता है, घटते बढ़ते रहता है ये चीज़। तो हम लोग 75 के आसपास जब 1 रुपया देते हैं, सॉरी 75 रुपया देते हैं तब जाके हमको $1 मिलता है। उस समय पे जर्मनी को 24,000 मार्क देना पड़ता था तब जाके उसको $1 मिलता था। सोचो, ये बहुत बड़ा मतलब बर्बादी था जर्मनी का, समझ रहे हैं। उसके बाद ये तो अप्रैल में हुआ, उसके बाद जुलाई में 3,53,000 मार्क देता था तब जाकर उसको $1 मिलता था। सोचो, फिर आगे अगस्त में कितना हो गया, अगस्त में 46,21,000 मार्क देता था तब जाकर उसको $1 मिलता था अगस्त में। दिसंबर में कितना हो गया, दिसंबर में 9 करोड़, दिसंबर में 9,88,60,000 वो मार्क देता था जब जाकर उसको $1 मिलता था। सोचो, ये कितना बड़ा बर्बादी है जर्मनी का, है ना। और द फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियंस, ये ट्रिलियन तक पहुंच गया था। सोचो, करोड़ के बाद हमारा कितना करोड़, मिलियन, ट्रिलियन ये सब आता है हमारा, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ऐसा आता है, ट्रिलियन तक पहुंच गया था। हाँ ऐसा, हाँ थोड़ा बहुत ऐसा होता है, समझ रहे बात को। तो आदमी ना मतलब घर भर के पैसा लेके जाएगा तब जाके उसको बदले में मिलेगा एगो, हाँ तब, हाँ सोचो, जब उसको एक ब्रेड का टुकड़ा खरीदना है
तो इतना पैसा लेके जा रहा है, और यदि आटा का बोरा खरीदना हो तब तो पूरा एकदम ट्रक भर के लेके जाइए अपना पैसा, है ना। चलिए, तो ऐसा हाल था। लेकिन यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो करेंसी था जर्मनी का, वो उसका वैल्यू पूरी तरीके से नीचे गिर गया था, है ना। और अभी जो वैल्यू किसी भी करेंसी का सबसे ज़्यादा है तो वो है डॉलर का, है ना। $1 के बदले आपको 75 रुपया देना पड़ता है, सोचो। आगे बढ़ते हैं फिर। एज द वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स्ड, प्राइसेस ऑफ गुड्स राइज। जैसे जैसे हमारा वैल्यू गिर रहा था किसका, मार्क का, वैसे वैसे गुड्स का भी प्राइस बढ़ रहा था। मतलब कि लोग ज़्यादा पैसों को लेके जाते थे सामानों को खरीदने के लिए, है ना। क्योंकि दुकानदार वाला भी सोच रहा था बहुत पैसा हो गया, आओ लेके पैसा, तब देंगे आपको ब्रेड, नहीं तो नहीं देंगे, है ना। तो दुकान वाला यहाँ पे बहुत फ़ायदा उठाया, एकदम बड़ा बड़ा पैसा लेता था और बदले में 1 टुकड़ा ब्रेड का देता था। अरे भाई, अपना एकदम धन संपत्ति, पूरा प्रॉपर्टी एकदम ताला मार के रखता होगा, समझे। मतलब कि जर्मनी पूरी तरीके से उस समय पे मार्क से नहा लिया था बेचारा, है ना। इतना ज़्यादा पैसा वो छाप दिया था। आगे बढ़ते हैं फिर, और क्या हुआ देखिए, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, जर्मन्स कैरी कार्ट लोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड। यानी कि टमटम पे, ठेले पे लाद के लेके जाते थे वो पैसे को, एक ब्रेड का टुकड़ा खरीदने के लिए। टुकड़ा का मतलब हो गया छोटा सा ब्रेड का पैकेट, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो यहाँ पे 15 रुपये मिलता है ना, वो जो छोटका वाला ब्रेड होता है ब्राउन वाला, वो 15 रुपये मिलता है। उसको खरीदने के लिए वो लोग ट्रिलियन, अरे भाई फिर भी कम में है ना, है ना। ट्रिलियन वो पैसा लेके जाता था, तब जाके वो एक ब्रेड का टुकड़ा लेके आता था, सोचो। आगे बढ़ते हैं फिर। मोस्ट ऑफ द कंट्री शो सिंपैथी टुवर्ड्स जर्मनी। बहुत सारे कंट्री ने थोड़ा सा मतलब अपना सिंपैथी दिखाया जर्मनी की तरफ, कि बेचारा भाई इतना बुरा हालत किसी कंट्री का ना होना चाहिए, है ना। बहुत सिंपैथी दिखाया, बहुत सारे लोगों को दया माया जो आना था वो जर्मनी के खिलाफ आया, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। दिस क्राइसिस बिकम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। और इसी क्राइसिस को जर्मनी में क्या कहा गया, हाइपर इन्फ्लेशन कहा गया। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, है ना। जब महंगाई बढ़ने लगे, उसी टर्म को हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन्फ्लेशन। और यहाँ पे इन्फ्लेशन तो था ही था, महंगाई तो था ही था, साथ ही साथ हाइपर इन्फ्लेशन था, मतलब महंगाई से भी महंगाई था यहाँ पे। कैसे समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? क्योंकि भाई जब आदमी भर भर के बैग में, झोला में, बोरा में पैसा लेके जा रहा है तो महंगाई ही है ना, है ना। महंगाई का मतलब क्या, जैसे अभी पेट्रोल कितना है, 80-90 रुपया के आसपास आ गया, थोड़ा सा घट के अलग बात है, लेकिन आपको पैसा ज़्यादा पे करना पड़ा तब आपको सामान मिल रहा है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे पैसा ज़्यादा पे करना पड़ता था, तब जाके ब्रेड का टुकड़ा मिलता था। तो यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई से भी महंगाई ऊपर में, ये तो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ अमेरिका हेल्प्ड जर्मनी टू गो आउट ऑफ द क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग द डॉवेश प्लान। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, बेचारा ये इतना नीचे गिर गया था ना, जर्मनी इतना नीचे गिर गया हर चीज़ों के मामले में कि अमेरिका को बाद में हंसता पछता के इसका मदद करना पड़ा। और याद कीजिए, अमेरिका जस्ट इसके अपोजिट टीम में था, अलाइज पावर में था अमेरिका, लेकिन फिर भी क्या किया जाए, इतना ये नीचे गिर गया ना, किसी को भी दया आ जाएगा, है ना। उस कंट्री के हालत को देखकर किसी को भी दया आ जाएगा। तो हंसता पछता के थोड़ा बहुत, है ना, उस पर माया आ गया, उस पर दया आ गया जर्मनी पे। तो यहाँ पे सामने कौन आया उसका मदद करने के लिए, अमेरिका आया। तो अमेरिका ने मदद किया उनका, कैसे, डॉवेस प्लान को लागू करके। अभी डॉवेस प्लान क्या था जानते हैं इसके बारे में? डॉवेस प्लान के तहत क्या हुआ देखिए, डॉवेस प्लान ऑफ अमेरिका रिड्यूसेस द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ जर्मनी बाय गिविंग सम कंसेशन। मतलब कि थोड़ा बहुत जो है ना, जो लोन चुकाना पड़ता होगा जर्मनी को, अलग अलग कंट्री को, थोड़ा सा बर्डन उस पर कम कर दिया गया डॉवेस प्लान के तहत, है ना। क्योंकि देखो उस समय पे जर्मनी, अमेरिका ना सुपर पावर बन चुका था, है ना। जब अलाइज पावर जीता उस समय पे अमेरिका बहुत पावरफुल हो चुका था, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था। तो जो अमेरिका एक बार बोल दिया जर्मनी के ऊपर, वो सबको मानना पड़ता था, है ना। डॉवेस प्लान के तहत अमेरिका ने कहा जर्मनी को कि अब जो है ना, आपका जो बर्डन है लोन वोन चुकाने का, थोड़ा सा आपको कम कर दिया जाएगा, है ना। लेकिन चुकाएंगे तो अभी भी आप, लेकिन कम कर दिया जाएगा, ठीक है ना। बर्डन आपका जो है, बोझ जो है वो कम कर दिया जाएगा। तो अमेरिका बेचारा सामने आया, अमेरिका ने इसका मदद किया। लेकिन याद रखिएगा आगे इस चीज़ को मिलेगा, है ना, ये चीज़ आपको आगे मिलेगा कि अमेरिका ने बाद में फिर मदद करना इसका बंद कर दिया था, है ना। ये आपको आगे मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ तक में आपने पूरी तरीके से ये समझ लिया कि जर्मनी में किस प्रकार से पैसों की
कमी हुई थी, वहाँ पे किस प्रकार से हालत बेकार हो गया था, है ना। यहाँ तक आपने ये जान लिया। और बदले में नहीं, बाद में जाकर अमेरिका ने उसका मदद किया था, उसको उसका जो बर्डन था उसको कम करने के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ तक में कोई डाउट किसी को? चलिए, लेकिन हाँ बोलिए। ये पूछेगा, मान लीजिए व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन, तो कैसे लिखेंगे? हाइपर इन्फ्लेशन पूछेगा तो ऐसा लिखेगा कि हाइपर इन्फ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन था जर्मनी में जहाँ पे कि हर एक चीज़ों का प्राइस जो था ना वो हद से ज़्यादा बढ़ गया था, समझ रहे हैं। देखो, एक होता है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, और हाइपर का मतलब होता है उससे भी ऊपर, है ना। तो महंगाई से भी जो महंगाई हो जाए उसी को हम लोग कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो अपने शब्दों में इसको लिखिएगा, नंबर मिलेगा, है ना। बुक के लैंग्वेज को रटिएगा बिल्कुल मत, आप समझ लीजिए मेरे बातों को हम क्या कहना चाह रहे हैं, उसी को बस इंग्लिश में लिख देना है। तो ऐसे लिखेगा कि हाइपर इन्फ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कि उस कंट्री के गुड्स एंड सर्विस के वैल्यू जो हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है ना, लोगों को ज़्यादा पे करना पड़ता है। यही हमारा है सिचुएशन है हाइपर इन्फ्लेशन का, ठीक है। चलिए लेकिन हाँ, इस चीज़ को आप कनेक्ट कीजिएगा। आगे टॉपिक है हमारा द ईयर ऑफ डिप्रेशन, ठीक ना, इसके बारे में आप इसको कनेक्ट कीजिएगा। लेकिन जो आपने यहाँ पे पढ़ा है इसी को हम लोग आगे चल के इसको कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले तो यहाँ तक बताइए कि यहाँ तक में कोई डाउट आप लोगों को समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगले क्लास में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग ईयर ऑफ डिप्रेशन है, तो फिर हमारा क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच। और ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच।